हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। सहसंबंध का हमारा जो वीडियो चल रहा है उसमें आज हम ले रहे हैं पार्ट 6 सीरीज C9 में सहसंबंध में पार्ट 6। और आज हम देखते हैं कि स्पीयरमैन का जो रैंक डिफरेंस मेथड है, कोटि अंतर विधि या क्रमांतर विधि स्पीयरमैन की सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की, उसे आज हम लेते हैं। किन स्थितियों में हमें ये विधि उपयोग करना है? जब गुणात्मक तथ्य हों जिनका संख्यात्मक माप संभव नहीं हो पाता है। गुणात्मक तथ्य हैं जहां पर हम गुणों की अधिकता या गुणों की कमी के आधार पर रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है ना। जहां पर हम रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रम दे सकते हैं, ऐसी स्थितियों में सहसंबंध गुणांक यदि हम ज्ञात करना चाहें तो हमें स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड है वो यूज़ करना होता है। देखिए, जब गुणात्मक तथ्यों जैसे बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, सुंदरता, ब्यूटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, स्वास्थ्य, हेल्थ आदि में सहसंबंध गुणांक की गणना करनी हो, है ना, तो इस विधि से की जाती है। फिर है गुणों की अधिकता या कमी के आधार पर क्रम दिया जाता है, रैंक देंगे। दोनों श्रेणियों में विभिन्न मूल्यों को अधिक से कम या कम से अधिक के आधार पर ऑर्डरिंग किया जाता है, क्रम दिया जा सकता है। उन्हें R1 और R2 कहा जाता है। फर्स्ट रैंक सेकंड। जैसे X और Y दो श्रेणियां हैं तो X में हम रैंक देंगे उसको हम R1 कहेंगे, Y श्रेणी में हम जो रैंक देंगे उसको हम R2 कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर एक बात आई थी, अधिक से कम या कम से अधिक, क्या अर्थ है? जैसे X श्रेणी में हमको रैंक देनी है तो रैंक हम शुरू 1 से ही करेंगे, या तो हम सबसे बड़े मूल्य को 1 दे दें और छोटे मूल्य को लास्ट रैंक दें, या सबसे छोटे को 1 दें और बड़े को लास्ट दें। ये हम पर डिपेंड करता है कैसे रैंक देना है। लेकिन X श्रेणी में जैसी रैंक दी है, जैसे ही वैसे ही आपको Y में देनी है। जैसे X में आपने अधिक से कम की ओर दिया है, Y में भी अधिक से कम की ओर रैंक देनी है। तो हमने जब R1 और R2 दो रैंक निकाल ली है, अब हम निकालेंगे रैंक का डिफरेंस D, है ना। कोटि सहसंबंध गुणांक को ग्रीक अक्षर, ग्रीक लैंग्वेज का एक, ये जैसे P भी नहीं है और E भी नहीं है, इसको बोलते हैं रॉ। ठीक है ना, RHO रॉ द्वारा व्यक्त किया जाता है। रॉ क्या है? कोटि अंतर सहसंबंध विधि में सहसंबंध गुणांक है। अब इसका फार्मूला रॉ इक्वल टू 1 माइनस, ऊपर लिखना है 6 सिग्मा D स्क्वायर और नीचे लिखना है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। यहाँ D का मतलब क्या है? n तो पद युग्मों की संख्या है, लेकिन D डिफरेंस है किसका? रैंक का, जहाँ D इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है। अब D का स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि D का जो टोटल है वो हमेशा 0 होता है। रैंक का जो डिफरेंस है उनका टोटल हमेशा 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर D स्क्वायर का टोटल लिया है। एक न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। ये X श्रेणी और ये Y श्रेणी है। ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें देखिए, ये X में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 95। तो X की कोटि R1 में 95 को हमने दिया 1, उससे छोटा है 88, इसको दिया 2, उससे 88 से छोटा 81, इसको दिया 3, उससे छोटा 84, फिर है 75, इसको हमने रैंक 5 रैंक दी है। इसके बाद में 75 से छोटा है 70, इसको हमने 6, 70 से छोटा है 60, इसको हमने 7, और इससे छोटा है 50, उसको रैंक दी है 8। ठीक है। सबसे बड़े वैल्यू को 1 रैंक दी है और जैसे जैसे नीचे उतरते रैंक हम आगे बढ़ाते गए। अब Y में हम देखें कि इसमें फर्स्ट क्या है? 150, 150, इसको रैंक 1 दे दी, है ना।
150 से छोटा है 142, इसको 2 दे दी। इससे छोटा है 140, इसको 3। उससे छोटा है 134, इसको हमने 4 रैंक दे दी। इससे छोटा 120, 5 रैंक दे दी। 120 से छोटा जो है 115, इसको 6 रैंक दे दी। उससे छोटा 110, 7, और उससे छोटा 100, इसको 8 रैंक दे दी। ठीक है, ये R1 और R2 y की कोटि को R2 दिया है। अब दोनों रैंक होने के बाद D निकालना है R1 माइनस R2 से। 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 4 -2, ये 0 0 0, ये प्लस का 1 और 0, ये D निकला। देखिए अब D का टोटल करके देखिए, ये -2 और ये प्लस का 2 हो गया ना 0, इसलिए D का टोटल यहाँ नहीं लिया जाता है। अब D का स्क्वायर करें तो ये 4, 1 और 1, इसका टोटल हो गया 6। ये वैल्यू हम इस फार्मूले में रखते हैं। ρ इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर ओपन एन इंटू एन स्क्वायर -1। ये है सिग्मा D स्क्वायर कितना आया 6, तो 6 इंटू 6 और नीचे कुल मूल्य कितने 8 है ना, 8 और 8 का स्क्वायर -1, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया 64 - 1 63 इंटू 8 504 और ऊपर हो गया 36। इनको ही यदि डिवाइड कर दिया जाए तो 0.07 हुआ। तो 1 - 0.07 इक्वल टू प्लस का, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो हम प्लस लिखते हैं, प्लस का 0.93। कैसा रिलेशन है, उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध है, काय में x और y में। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो सकती है, एक और वैरायटी इसी में लेते हैं अपन क्वेश्चन में। कभी ऐसा हुआ जैसे हमने यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मान लो कभी कोई वैल्यू रिपीट हो गई, 2 बार 3 बार आ गई, तब रैंक कैसे देंगे, क्योंकि सेम वैल्यू को अलग अलग रैंक नहीं दी जा सकती है। तो समान क्रम सेम रैंक देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें हमारा जो फार्मूला है उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए समान क्रम का संशोधन, ये हमने यहाँ लिखा है, क्या संशोधन करना है, तो समान मूल्यों को क्रम देते समय उन मूल्यों के अलग अलग क्रम का औसत ज्ञात करके, औसत मूल्य ज्ञात करके समान क्रम देते हैं। क्रम तो हम अलग अलग तो दे नहीं सकते, देना तो एक जैसा है, तो फिर कौन सा क्रम देंगे, तो उन तीनों के जो अलग अलग क्रम आ सकते हैं वो उनका औसत निकालेंगे, और वो औसत जो आया उसको हम तीनों को या दोनों को एक जैसा देंगे। दोनों श्रेणियों में कुल जितने मूल्य समान हैं, दोनों में x में कितने रिपीट हो रहे हैं, y में कितने रिपीट हो रहे हैं, दोनों में मिला के कितने वैल्यू रिपीट हो रहे हैं, उतने संशोधन कारक करेक्शन फैक्टर, कौन सा 1/12 m³ - m, इसको हम बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। उतनी बार इस फैक्टर को हमको इस फार्मूले में जोड़ना है, सूत्र में जोड़ देते हैं। m का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ m क्या है, कोई मूल्य कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखिए ρ इक्वल टू 1 - 6, ये तो एज इट इज है। अब यहाँ 6 के बाद हम ब्रैकेट बना रहे हैं, है ना, और ब्रैकेट के अंदर सिग्मा D स्क्वायर प्लस 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m प्लस डैश डैश डैश। तो ये जो करेक्शन फैक्टर है कितनी बार जोड़ना है, कि दोनों सीरीज को मिला के कितने वैल्यू रिपीट हुए हैं। 2 वैल्यू रिपीट हुए हैं तो 2 जोड़ने, 3 रिपीट हुए हैं तो ये 3 बार जुड़ेगा, 4 रिपीट हुए हैं तो यही फैक्टर 4 बार जुड़ेगा। नीचे फिक्स है n इंटू एन स्क्वायर -1, जो ऊपर था एज इट इज है, 6 भी एज इट इज है, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा D स्क्वायर जाएगा और संशोधन कारक जोड़ना है। अब हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए x और y की डिफरेंट वैल्यूज हैं। सबसे पहले x में हम रैंक देते हैं, x में हाईएस्ट है 80, 80 को हमने दे दिया 1, 80 से नीचे आते हैं तो 75, लेकिन 75 तो 2 बार है, अब कैसे करें, तो 80 को आपने 1 रैंक दी ना, तो 70 अगली 2 रैंक कौन सी होंगी, 2 और 3, है ना, उनकी अलग अलग रैंक कौन सी हुई, 2 और 3। तो 75 के लिए मैंने ये आपको साइड में लिखना पड़ेगा ऐसा, तो ये आप फार्मूले में करेक्शन फैक्टर और सब सही कर पाएंगे। 75 2 बार आया ना, अब उनकी दोनों की रैंक कौन सी होंगी, अलग अलग,
तो 80 को तो 1 दे दिए, तो उसके बाद की 2 रैंक है 2 और 3, तो 2 और 3 का औसत निकालना है। तो 2 + 3 कुल मूल्य कितने हुए? 2 मूल्य ना, तो 2 का भाग दे दो, औसत तो ऐसे ही निकलेगा, मूल्यों का योग बटा मूल्यों की संख्या। 2 और 3 5 बटा दो, 2.5 हो गया। तो दोनों को हमने 2.5 रैंक दे दी 75 को। अब आगे कौन सा है? 75 से नीचे जाए तो 68 आता है। 68 को कौन सी रैंक देंगे? देखो आपने 3 तक गिन लिया है ना, 2 और 3 गिन लिया है ना, अगली रैंक होगी 4, ठीक है, क्योंकि हमने 3 तक काउंट कर लिया है। 68 को 4 दे दी, 67 को 5, 60 को 6 और 59 को 7, ठीक है, और 18 लास्ट बचा उसको 8। ये 8 n = 8 है क्योंकि कुल मूल्य 8 है। तो x की तो रैंक हो गई R1। अब हम बात करेंगे y में। y में हाईएस्ट वैल्यू है आपका 17, इसको हमने रैंक दी 1। फिर है 16, उसको दी 2। 16 से छोटा है 15, उसको दे दी 3। 15 से छोटा है 14, लेकिन 1 2 और 3 बार आया है, 14 3 बार आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14 के लिए। अब 3 बार आया है, लेकिन उससे पहले रैंक हमने कहाँ तक दे दी है? 1 2 और 3 तक तो रैंक दे दी है, तो अगली 3 रैंक कौन सी होंगी? 4 5 और 6, ठीक है, अगली 3 क्यों? क्योंकि 14 3 बार आया है, तो अगली 3 रैंक 4 5 और 6, इनका औसत निकालेंगे। 4 + 5 + 6, और ये कुल 3 मूल्य है ना, इसलिए 3 का भाग दे दिया, ये 15/3 5 आया। तो 14 को हम रैंक देंगे 5 5 5, ठीक है। अब 14 से नीचे है 13, उसको कौन सी रैंक देंगे? जो आपने काउंट कर ली उसके बाद वाली। आपने कहाँ तक काउंट कर ली? 6 तक काउंट कर ली ना, अगली रैंक 7 आएगी। तो 13 को हमने दे दी 7 और 12 को हमने दे दी 8। रैंक प्रोवाइड कर दिया, R1 R2 आ गया। अब D निकालेंगे, R1 - R2, दिस - दिस, -7 1, -2.5 -2.5, और यहाँ पर -1 3 3 और 6, ठीक है। अब इनका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे, टोटल देख लीजिए 0 आ रहा है, यानी 12 और एक 13, ठीक है, और इधर -7 -5 और -1 13, ये हो गया। तो ये हो गया 0। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। अब स्क्वायर करें, इन सब का ये स्क्वायर आ गया, और डी स्क्वायर का टोटल 117.50, ये समेशन डी स्क्वायर आ गया। अब फॉर्मूला लिख देते हैं। अब देखिए 2 वैल्यू रिपीट हुए ना, मैं आपको बता रहा था कि दोनों सीरीज में मिला के कितने मूल्य रिपीट हुए, इसीलिए हमको ये साइड में लिखना पड़ता है ताकि हमें आगे भी ध्यान रहे, है ना। 2 वैल्यू रिपीट हुए दोनों सीरीज को मिला के, तो हम करेक्शन फैक्टर 2 बार जोड़ेंगे। ये देखिए समेशन डी स्क्वायर के बाद +1 और ये 2 बार जोड़ दिया। पहले वाला आपने किसके लिए जोड़ा है? 75 के लिए। दूसरा वाला किसके लिए जोड़ा है? 14 के लिए, ठीक है ना। ये हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दिए। अब यहाँ m फर्स्ट वाला 75 के लिए, 75 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार। 2 बार हुआ है ना, इसीलिए तो आपने 2 का भाग दिया है ना। तो यहाँ पर m की जगह 2 का क्यूब -2। अब ये वाला 14 के लिए जोड़ा, कितनी रैंक रिपीट हो रही है? 3 बार रिपीट हो रहा है। 14 3 बार आया है, m का वैल्यू 3 का क्यूब -3, ठीक है। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गए 6, 6/12 0.5। 3 का क्यूब 27, 27 में 3 गए 24, 24/12 2, ठीक है ना। और इसको जोड़ दिया 120 × 6 720, और ये आपके आ गया 504। तो ये माइनस का, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस में हमारा आंसर आया -0.428। ये जो कोरिलेशन है आंसर आया आपका माइनस में, तो अपन क्या कहेंगे? x और y श्रेणी में ऋणात्मक सहसंबंध है। और इसकी कोटि कौन सी है? अब इसकी कोटि है मध्यम, मध्यम कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध। अब अपन देखते हैं यदि रैंक दी हुई है, अभी तक तो अपन ने क्या किया? रैंक अपन ने खुद ने दी थी, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे भी रैंक अपन देते हैं। एक स्थिति ये होती है
कि रैंक ऑलरेडी गिवन है, रैंक दी हुई है। एक क्वेश्चन सीधा लेते हैं जो अक्सर यही एक ही क्वेश्चन है जो अक्सर आता रहता है। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, सौंदर्य प्रतियोगिता हुई और 10 कंटेस्टेंट ने उसमें भाग लिया और जज 3 बैठे थे और तीनों जज ने ब्यूटी के अकॉर्डिंग अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन 10 कैंडिडेट को अलग अलग रैंक प्रोवाइड की। ठीक है, यही क्वेश्चन लिया हमने। 3 निर्णायकों ने सौंदर्य प्रतियोगिता में 10 प्रतियोगियों को रैंक निम्नानुसार दी है। किस निर्णायक युग्म, युग्म मतलब पेयर, कौन सा पेयर की सुंदरता के प्रति समान रुचि है? कौन से 2 जज ऐसे हैं जो एक जैसा सोचते हैं, दोनों की सुंदरता के प्रति एक जैसी रुचि है? कैसे करें? तो अपन ऐसा करते हैं, तीनों जज में से 2-2 के पेयर बनाते हैं, फिर उनका सहसंबंध गुणांक निकालते हैं। ठीक है ना, फिर अपन देखते हैं। तो पहले ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो जज थे उनकी रैंक को हमने R1, R2, R3 मान लिया है और ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, R1, R2, R3 दिया हुआ है। अब हम लेते हैं फर्स्ट और सेकंड जज, तो उनकी रैंक डिफरेंस के लिए हम डिफरेंस को D1 लिख देते हैं। D1 इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 R2 क्यों लिया? क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड जज लिया है। ठीक है, और D1 का स्क्वायर। इसी तरह सेकंड और थर्ड जज ले लेते हैं। सेकंड का है R2 और थर्ड का है R3। ये जो डिफरेंस है उसको हमने D2 लिखा। D2 इक्वल टू R2 माइनस R3 है ना, और D2 का स्क्वायर। फिर फर्स्ट और थर्ड जज को ले लेते हैं। फर्स्ट का R1 है, थर्ड का R3 है, तो इसके डिफरेंस को हमने D3 लिखा। D3 इक्वल टू R1 माइनस R3 और D3 का स्क्वायर। क्योंकि D का स्क्वायर तो हमें चाहिएगा ही क्वेश्चन में फार्मूले में रखने के लिए। अब जब R1 माइनस R2 करना है तो ये R1 और ये R2, इन दोनों का हमको डिफरेंस यहाँ लिखना है। 1 में से 3 गया तो -2, ये +1, ये -3, इस तरह से डिफरेंस निकाल और इनका स्क्वायर किया। R2 माइनस R3, ये R2 और ये R3, 3 में से 6 गया -3, 5 में 4 गया 1, 8 में से 9 गया -1, इस तरह से ये डिफरेंस और इसका स्क्वायर। फिर है D3, R1 माइनस R3, ये R1 ये R3, 1 में से 6 गया -5, 6 में से 4 गया तो 5 में 9 गया -4, इस तरह से ये डिफरेंस और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो D3 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर और D1 का स्क्वायर हमने निकाल लिया। फार्मूला हमारा वही है। रो अब फर्स्ट और सेकंड जज के लिए अपन रिजल्ट निकालें, सहसंबंध गुणांक निकालते हैं, उसको अपन रो 1 कह दें। 1 माइनस 6 D1 स्क्वायर। ये ध्यान रखना फर्स्ट और सेकंड का आपने कौन सा लिया है? D1 है ना, तो यहाँ D1 स्क्वायर रहेगा। 6 D1 स्क्वायर अपन n स्क्वायर माइनस 1, n तो कंटेस्टेंट तो 10 है, n तो 10 ही रहेगा। और 6 से D1 स्क्वायर कितना आया? ये D1 स्क्वायर 200 है ना, तो यहाँ पर हमने 200 लिख दिया। ये 1 माइनस 1200/990 और ये माइनस का रिलेशन आया है। फर्स्ट और सेकंड जज का जो इंटरेस्ट है ना नेगेटिव है, नेगेटिव शो हो रहा है। फिर लेते हैं सेकंड और थर्ड जज। इनका सेकंड और थर्ड का D2 निकालना, तो सिग्मा D2 स्क्वायर अपन लेते हैं फार्मूले में और ये वैल्यू यहाँ रखा, तो यहाँ पर भी ये आपका रिजल्ट माइनस में आया। तो सेकंड और थर्ड जज ये भी एक जैसा नहीं सोच रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ये भी एक जैसा नहीं सोच रहे हैं, इनके भी नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। अब लेते हैं फर्स्ट और थर्ड जज, तो उसका टोटल सिग्मा D3 स्क्वायर, तो यहाँ सिग्मा D3 स्क्वायर ले लिया। ये 60 है, तो 6 × 60, ये और ये आपके आया पॉजिटिव है ना। तो हम क्या कहेंगे, तीनों के जो कोरिलेशन हमने निकाले इस पेयर के, उनमें से जो तीसरा पेयर है कौन सा? फर्स्ट और थर्ड जज, इनका पॉजिटिव कोरिलेशन है। इट मीन्स हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि प्रथम और तृतीय निर्णायकों की सुंदरता के प्रति समान रुचि है। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने जो रैंक दी है उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, बाकी के जो सेट हैं, बाकी के जो पेयर हैं उनमें नेगेटिव कोरिलेशन है। ये हो गया रैंक जब दी हुई है। ये तो 3 रैंक है, 2 हो तो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन है ना। वहाँ पर आपको ये D2 D3 कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट D निकालो और D स्क्वायर निकालो। ठीक, अब एक और मेथड है संगामी विचलन रीति, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है ना। संगामी विचलन रीति क्या होता है, कैसे देखेंगे इसको? ये तो बहुत इजी मेथड है सहसंबंध का।
ठीक है ना। इसमें केवल विचलन देखना है, विचलन अर्थात पिछले मूल्य से आगे वाले मूल्य की तुलना करते हैं। अगर अगला मूल्य वो पिछले से बड़ा होगा तो प्लस करना है और पिछले वाले से छोटा है तो माइनस करना है। देखिए यहाँ क्या लिखा, दो श्रेणियों में सहसंबंध की दिशा, दिशा अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक ज्ञात करने के लिए उपयुक्त रीति है और प्रत्येक मूल्य की पिछले मूल्य से तुलना की जाती है। पिछले मूल्य से अधिक होने पर प्लस और कम होने पर माइनस का साइन लगेगा विचलन में, ठीक है। दोनों श्रेणियों में विचलन चिन्हों का गुणा करते हैं, दोनों जो विचलन चिन्ह निकाले उनका गुणा होगा और गुणा करने के बाद जो धनात्मक विचलन आएंगे उन धनात्मक विचलनों की संख्या ज्ञात करते हैं, वही संगामी विचलन सी कहलाता है। कॉन्करेंट के स्पेलिंग से अपन देखें इसको सी यही है, कौन से, जब विचलनों का गुणा करेंगे और जो प्लस के साइन आएंगे ना वही अपने सी कहलाएंगे। इसका फार्मूला देखिए, सहसंबंध गुणांक आर सी इक्वल टू, सी सफिक्स में इसलिए लिखा है ताकि ये जो आर है ना सहसंबंध, ये कॉन्करेंट से निकाला ये मालूम पड़ जाए, इसलिए आर सी इक्वल टू प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर फिर प्लस माइनस है और ब्रैकेट में 2c माइनस एन है ना, ओपन एन। सी का मतलब क्या है, कॉन्करेंट, ये तो अपन ने अभी बात कर दी। और एन क्या है, यहाँ पर एन स्मॉल एन है ना, स्मॉल एन का मतलब क्या है, विचलन युग्मों की संख्या, है ना। विचलन युग्म क्या है वो भी अपन क्वेश्चन में देखते हैं, जो पद युग्मों से एक कम होता है। पद युग्मों मतलब जो दिए होते हैं ना उससे हमेशा एक कम होगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई के डेटा दिए हुए हैं, ये कुल कितने हैं 10, तो कैपिटल एन इक्वल टू 10 है। अब यहाँ एक्स में विचलन कैसे करते हैं वो देखिए, फर्स्ट वाला हम छोड़ देते हैं क्योंकि इससे पहले कुछ है नहीं इसलिए कंपैरिजन होता नहीं है। अब एक्स में विचलन देखिए, ये 112 के सामने कुछ नहीं किया, 112 से 125 पे गए, वैल्यू बढ़ गई ना, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया है। 125 से 126 पे गए, ये प्लस का साइन लगाया। 126 से 118 कम हो गया ना, या माइनस। 118 से 118 ये इक्वल, 118 से 121 प्लस, 121 से 125 प्लस, 125 से 125 इक्वल, 125 से 131 प्लस, 131 से 135 प्लस, ठीक है ना, ये एक्स का हो गया। अब वाई में देखें, 106 के सामने कुछ नहीं है, अब 106 से 102 पर आए तो माइनस, कम हो गया ना तो माइनस, तो ये दोनों बराबर है इक्वल टू, यहाँ ये बढ़ गया ये प्लस, ये कम हुआ माइनस, फिर कम हुआ माइनस, फिर बढ़ गया प्लस, ये इक्वल हो गया इक्वल टू, ये कम हो गया ना माइनस, ये कम हो गया माइनस। अब ये जो विचलन चिन्ह एक्स और वाई के उनमें अपन गुणा करेंगे, तो ध्यान रखें कभी भी अपोजिट साइन होंगे वहाँ पर गुणा हमेशा माइनस आएगा और सेम साइन होंगे वहाँ प्लस आएगा, ठीक है। अपन को सेम साइन वाले ही देखने हैं, क्लियर है। और इक्वल टू के साथ किसी भी साइन का मल्टीप्लाई नहीं होता है, प्लस माइनस ये माइनस, प्लस और इक्वल टू का मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमने डॉट कर दिया, माइनस प्लस माइनस, इक्वल टू और माइनस ये डॉट कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, सेम साइन आ गए ना, तो इसको हम यहाँ प्लस लिखेंगे। जो सेम साइन होंगे वहाँ आपको प्लस लिखना है, इक्वल टू में इक्वल टू का मल्टीप्लाई करना, ये इक्वल टू वहाँ हमने प्लस किया, क्यों, क्योंकि साइन सेम, विचलन चिन्ह समान होने पर प्लस का निशान लगेगा, ये हमको ध्यान रखना है। और विचलन चिन्ह अलग अलग होंगे तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इनमें हम देखें दो ही प्लस लगे ना, तो सी इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम वापस लेते हैं, ये प्लस माइनस क्या है वो बाद में देखते हैं। 2 और सी की जगह 2 लिखा, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 बटा एन की जगह 9 हो गया। अब आप ये देखिए कि 4 माइनस 9 कितना आएगा, -5 आएगा। रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, इसलिए इस माइनस को हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक माइनस हमको उधार लेना पड़ेगा। जो आप यहाँ से उधार लोगे, यहाँ पर जो साइन लगाओगे वही साइन आपको बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ -5 आ रहा है, उस माइनस में प्लस बनाना है तो एक माइनस का और गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ हम माइनस रख लेते हैं। यहाँ आप माइनस रख रहे हो तो यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा। देखिए ये चॉइस हम यहाँ आके चॉइस करेंगे कि कौन सा साइन, अगर ये प्लस का आता तो यहाँ भी प्लस करते हैं, यहाँ भी प्लस करते हैं, ठीक है।
वैसे यहाँ तो प्लस लिखने की ज़रूरत होती नहीं, लेकिन बाहर रखना पड़ेगा आंसर में, ताकि हमें मालूम चले कि प्लस का रिलेशन। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5/9 ये आंसर, इसका रूट निकाला तो ये, और ये माइनस एज इट इज़ है। ये क्या बता रहा है? नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये जो दो साइन है उनका मतलब मालूम पड़ गया कि उन दो में से एक को सेलेक्ट करना है। जो आप अंदर सेलेक्ट करोगे वही साइन बाहर रहेगा। अंदर माइनस कब लेना है? जब ये ब्रैकेट वाला आंसर माइनस में आता हो तो आपको यहाँ माइनस रखना है, और ये अगर प्लस में आता है तो इसको भी प्लस रखना है, इसको भी प्लस रखना है। ठीक है, ये सहसंबंध की जो तीनों मेथड थी हमने क्लियर की। कार्ल पियर्सन का जो मेन मेथड था उसके हमने 2-3 वीडियो देखे, फिर कोटि अंतर सहसंबंध देखा रैंक डिफरेंस से, और ये कि संगामी विचलन रीति से सहसंबंध देखा। इसी के साथ हम यही बात खत्म। थैंक यू।